बूढ़ी माँ। मेघा नाश्ता लगा रही थी, तभी विनय प्रताप भी वहां आता है। मेघा, आज रात के डिनर के लिए जो भी सामान चाहिए बाजार से मंगवा लेना। अगर रात को बॉस और उनकी पत्नी खुश हो गए तब तो मेरा प्रमोशन पक्का समझो, और साल में 1 से 2 विदेश यात्रा भी हो जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अम्मा का क्या करना है? उन्हें कहाँ रखेंगे? कहीं मेहमानों के सामने खाना खाते समय खांसना शुरू कर दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान खाना छोड़ के ही भाग जाएं। अम्मा को जल्दी खाना खिलाकर सुला देना। आपकी अम्मा इतनी जल्दी सोने वाली कहाँ है? उसके बाद विनय प्रताप ऑफिस के लिए निकल जाता है और मेघा घर की साफ सफाई अच्छे से करवाने में लग जाती है। रमिया, आज ना फर्श पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए, और बाहर गार्डन के सारे पौधों की कटाई शटाई कर देना, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं सब कर देती हूँ। और सुन, अम्मा का बिस्तर स्टोर रूम में लगा देना। भाभी, अम्मा को भी आज नहला दूं? कई दिन हो गए हैं, वो नहाई नहीं है। हाँ हाँ, सबसे पहले अम्मा को नहला दे और धूप में बाल सुखाने के लिए छत पर ही बिठा देना। रमिया ने अम्मा को छत पर ले जाकर खूब रगड़ रगड़ कर नहलाया और धूप में चारपाई पर बिठा दिया। रमिया, अब एक कप चाय बना दे, अदरक वाली। बहुत ठंड लग रही है बेटा। इतने में रमिया को मेघा की आवाज पड़ती है। जी भाभी जी, आती हूँ। देख रमिया, मैं ना पार्लर जा रही हूँ और मुझे वहां समय लग जाएगा। तुम घर का सारा काम कर लेना, ठीक है? मुझे कोई भी काम की कमी नहीं चाहिए। इधर अम्मा के चाय के इंतजार में सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई और अम्मा की वही चारपाई पर आंख लग गई। अब ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। मेघा पार्लर से घर लौटती है। रमिया, अम्मा ऊपर ही है क्या? उन्होंने खाना खाया या नहीं? अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई। उन्होंने तो चाय भी मांगी थी, कह रही थी कि ठंड लग रही है। रमिया सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर गई तो अम्मा चारपाई पर बैठी कांप रही थी। अम्मा, क्या हुआ आपको? बहुत ठंड लग रही है। रमिया अम्मा को पकड़कर नीचे ले आती है। रमिया, आज अम्मा का बिस्तर स्टोर रूम में लगवा दो। पर भाभी, वहां तो कबाड़ रखा है। अरे, एक दिन की तो बात है, कल दूसरे रूम में ले जाएंगे। रमिया ने अम्मा को स्टोर रूम में बिस्तर पर बिठाकर खाना दे दिया। अम्मा, आप ये खाना खा लो, आज मेहमान आने वाले हैं। मैं ना बाद में आकर बर्तन ले जाऊंगी, अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। अम्मा टुकर टुकर रमिया को ताकती रही, लेकिन पूछने का साहस न था कि खाने में क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं। मेघा को पता था कि ऑफिस के बॉस और उनकी पत्नी बहुत मॉडर्न हैं, इसलिए वह खुद भी सुबह से अपने आप को सजाने में लगी हुई थी। शाम के 5 बज गए थे। सारा खाना तैयार हो गया है ना? सारे कांटे और प्लेट्स को सूखे कपड़े से साफ कर दो, एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए। भाभी, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे कोई पहली बार खाने पर घर आ रहा हो। हाँ, इस बार तुम्हारे साहब के बॉस आने वाले हैं। हर बार तो इनके दोस्त ही होते हैं। चल तू जल्दी कर, जल्दी सलाद भी काट ले। सिर्फ कचौरियां मैं खाने के समय ही बना दूंगी। जी भाभी, मैं सब देख लूंगी। इतने में विनय प्रताप भी घर आ जाता है और अपनी पत्नी को देखकर बोलता है, क्या बात है, लगता है आज मैडम ने कोई काम ही नहीं किया, खुद को सजाने में ही लगी रही। बहुत सुंदर लग रही हो वैसे। अच्छा जी, ऐसा ना कुछ नहीं है, घर का सारा काम हो गया है और खाना भी तैयार है। अम्मा कहाँ है? वो स्टोर रूम में उनका बिस्तर लगवा दिया है। विनय प्रताप सीधा अपनी अम्मा के कमरे में पहुंच जाता है। बेटा, हमें तो बनारस ही भेज दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अम्मा, ये क्या मुसीबत है? इस समय आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जाना ही है तो कल भेज देंगे। बेटा, अब मैं इस घर की साज सज्जा में फिट नहीं बैठती हूँ। लगता है अम्मा ने सुबह हमारी बातें सुन ली होंगी। कैसी बातें करती हो अम्मा? तुम क्यों फिट नहीं बैठती हो? सब अपने माँ बाप को ऐसे सड़क पर फेंक थोड़ी देते हैं, और वैसे भी तुमसे मिलने यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम यहाँ आराम से सो जाना, इसलिए तो तुम्हारा बिस्तर यहाँ लगाया है। विनय प्रताप ने इस बात को खत्म करना ही सही समझा।
इतने में मेघा भी वहां आ जाती है। 7 वर्ष पहले अम्मा को बनारस से यहाँ ले आया था। अशोक भाई साहब के कहने पर बनारस की कोठी भी बेच दी। भाई साहब ने तो अपना हिस्सा लेकर पलट कर भी नहीं देखा कि अम्मा कैसी है, और अब वहां बनारस में था ही क्या, तो अम्मा को वहां छोड़ आते। इतने में घर की बेल बजी और मेहमान आ गए थे। उन्हें बिठाकर चाय पानी पिलाया गया और फिर खूब बातें हुई। मेघा ने आज तरह तरह के पकवान बनाए होंगे। कचौरी तो मैं आलू की रस वाली सब्जी के साथ खाऊंगी, और खीर, वाह, उसे तो सबसे बाद में खाऊंगी। कुछ देर के बाद पूरे घर में देसी घी की कचौरियों की खुशबू आने लगती है। रात के 10 बज गए थे। सबको खाना खिलाया गया और सब खाना खाकर बहुत खुश थे। इतना अच्छा खाना और घर की साज सज्जा देखकर बॉस की पत्नी तो मेघा से बहुत खुश हो गई थी। रात के 11 बज रहे थे। यहाँ अम्मा के सब्र का बांध टूट रहा था। कितना समय हो गया है, कोई खाना लेकर नहीं आया। अब तक तो सबने खाना खा लिया होगा, पता नहीं कब आएंगे। मुझे लाकर 2 कचौरी ही दे देते तो मैं दवा खाकर सो जाती। लगता है मुझे खाना देना ही भूल गए। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और आपकी साड़ी भी बहुत सुंदर है। क्या घर में लगी ये पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? शुक्रिया जी। हाँ, मुझे ना पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं काम से फ्री होती हूँ ना, तो मैं उस समय में पेंटिंग बना लेती हूँ। मैं आपके लिए भी ना एक पेंटिंग बना दूंगी। ओह, थैंक्स मेघा। बॉस की पत्नी पूरा घर देख रही थी कि तभी उसे कमरे के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। हे मेघा, यहाँ कोई है? किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही है। इतने में विनय और उसका बॉस भी वहां आ जाते हैं। ये सुनकर मेघा के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, ये अम्मा जी की वजह से कोई मुसीबत ना हो जाए। मेघा दरवाजा खोलती है तो अम्मा चारपाई पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे, ये आपकी काम वाली है क्या? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो काम वाली। इतने में विनय प्रताप मेघा को टोकते हुए बोला, अरे यही तो है इस घर की मालकिन। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे लगा सब सो गए और मुझे खाना देना भी भूल गए। क्या? आपको अभी तक खाना नहीं दिया? वो मैं खाना देना भूल गई। माँ, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। सॉरी सर, आप बैठो, मैं खुद इन्हें खाना दे देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपनी माता जी को खाना खिलाओ, हम अभी चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। बॉस और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं और विनय प्रताप अपनी माँ के लिए खुद खाना लाता है और उन्हें अपने हाथों से खिलाता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे खुद तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। मेघा पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप दोनों मुझे माफ कर दो, मुझे अम्मा को पहले ही खाना दे देना चाहिए था। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अगले दिन विनय प्रताप के प्रमोशन का लेटर आ गया और सब बहुत खुश थे। अब सब मिलकर अम्मा का खूब ध्यान रखा करते थे। गरीब माँ का अमीर बेटा। ये कहानी है अजय के परिवार की, जो अपनी पत्नी गीता और अपने 4 साल के बेटे राघव के साथ शहर में रहता था। अजय एक बड़ी कंपनी में काम करता है, जहां उसे अच्छे पैसे मिलते थे, इसलिए वो अपने परिवार के साथ गांव से थोड़ा दूर शहर में रहता था। अजय गीता और अपने बेटे राघव को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। अजय काम से वापस घर आता है। गीता, राघव को जल्दी से तैयार कर दो, आज राजू का बर्थडे है और हमें वहां समय से पहुंचना है। सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जी, वो तो कब से तैयार बैठा है। जब से उसे पता चला है कि आज हम अपने गांव जा रहे हैं, तब से बस आपके लिए ही पूछ रहा था कि पापा कब आएंगे। वो तो अच्छा हुआ वो खेलते खेलते सो गया है। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से नहाकर तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, मैं सारे गिफ्ट निकाल लेती हूँ। सब तैयार होते हैं
और लगभग 1 घंटे में वो अपने गांव वाले घर में पहुंच जाते हैं। वहां वो अपने भाई भाभी से मिलते हैं और राजू का बर्थडे केक काटते हैं। राघव भी सबसे मिलकर बहुत खुश था। अगले दिन, अच्छा भैया, अब हम चलते हैं। अरे 1 दिन और रुक जाते तो थोड़ा बच्चे और एंजॉय कर लेते। भैया, कंपनी में थोड़ा ज्यादा काम है तो अभी नहीं रुक सकता, फिर कभी देखते हैं। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से शहर आ जाते हैं। ऐसे ही अजय अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। अचानक एक दिन आसमान में चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी। हर रोज की तरह अजय अपनी गाड़ी से कंपनी जा रहा था। रास्ते में एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और अजय की मौके पर ही मौत हो जाती है। वो कहते हैं ना, किस्मत कब कौन से मोड़ में आ जाए कुछ नहीं पता चलता। ऐसे ही कुछ गीता और अर्जुन के साथ हुआ था। हंसता खेलता एक परिवार एक झटके में ही बिखर गया था। अजय का अंतिम संस्कार गांव में किया गया। 2 दिन के बाद, अरे गीता, अब तुम हमारे साथ यहीं गांव में रहोगी। मैं तुम्हें और राघव को वहां शहर में अकेले नहीं रहने दूंगा। इसलिए जो शहर में घर है मैं उसे बेच देता हूँ और सामान गाड़ी से घर मंगवा लूंगा। और हाँ, अगर कहीं तुम्हारे साइन की जरूरत होगी तो मैं पेपर यहाँ ले आऊंगा। अजय को गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे और गीता अभी इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ फैसला ले सके। अजय को गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे और गीता अभी इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ फैसला ले सके। हाँ हाँ जी, आप ये काम ना जल्दी निपटा दो। वहां शहर में लोगों का क्या भरोसा, घर बंद देखकर चोरी चिकारी ना कर लें। सुशील शहर जाता है और वहां घर और सामान सब बेच देता है और जितना भी पैसा उसे मिलता है वो सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में डलवा लेता है। कुछ दिन के बाद, अरे गायत्री, मैं सोच रहा हूँ जो पैसे आए हैं उससे यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ। गीता से बोल दूंगा कि अजय की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए मैंने कुछ लोन लिया था, वो चुका दिया। हाँ हाँ, वैसे भी अब इन दोनों की जिम्मेदारी तो हमारे ही सर रहेगी ना जी, तो दोनों का खर्चा भी हम ही करेंगे। इस हिसाब से तो इस पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा हमें ही है। वैसे कितने का बिका है ये घर? अरे पूरे 30 लाख रुपए मिले हैं उस घर के। क्या 30 लाख? अरे धीरे बोलो गायत्री, कहीं गीता ना सुन ले। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। वो सब राघव को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे गायत्री अपने रंग दिखाने लग जाती है। अरे सुनो गीता, तुम्हारे भैया को ना कुछ सामान लाना है, घर में पैसे नहीं है, तुम दे दो, मैं कुछ दिनों में तुम्हें दे दूंगी। जी भाभी, मैं अभी दे देती हूँ। गीता के पास जो पैसे थे वो दोनों प्यार प्यार से उससे लेने लगते हैं। अरे गीता, राघव तो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, ये कहीं भी पढ़ेगा अच्छा ही निकलेगा। लेकिन एक हमारा राजू है, सरकारी स्कूल में रहकर बिल्कुल अनपढ़ ही बनता जा रहा है। भैया, तो आप इसका भी एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में क्यों नहीं करवा देते? अरे अगर तुम्हारे भैया के पास इतने पैसे होते तो हम अपने राजू का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाते। अब इतने बड़े परिवार का खर्चा तुम्हारे भाई के सर पर ही तो है। गीता अपने कमरे में जाती है और कुछ पैसे लेकर वापस आती है। भैया, आप ये पैसे रखिए और राजू का दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में करवा दीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे घर के सब बड़े खर्चे के लिए वो गीता से पैसे मांगने लगते हैं। गीता के पास जितने भी पैसे थे अब वो उसके पास नहीं रहे, क्योंकि वो उसके भैया भाभी ने उससे प्यार प्यार से ले लिए थे। गीता बेचारी मना भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके सिवा और उनका था भी कौन। गीता ने अपने बेटे को गांव में ही सरकारी स्कूल में डाला था। फिर भी गायत्री हर छोटी बात पर गीता और उसके बेटे को सुनाने लगती थी। माँ, मुझे पनीर की सब्जी खानी है।
आज शाम को ना बेटा मैं अपने हाथ से पनीर की सब्जी बनाऊंगी, ठीक है? दीदी आज भैया से कहना आते समय पनीर ले आए। राघव का पनीर खाने का बहुत मन है, मैं शाम को बना दूंगी। देख गीता, जो दाल सब्जी बनती है ना वही हर रोज बनेगी। तुम्हारे फालतू के शौक पूरे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह दी है। अगर कोई और होता ना तो अब तक कब का धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता। ये आप कैसी बातें कर रही हो भाभी? इनका सब कुछ तो आप ही संभाल रहे हो, मैंने तो आज तक कुछ नहीं बोला। अच्छा जी, हमने क्या संभाला? जितने भी पैसे आए थे उससे तुम्हारा ही कर्जा उतारा है। तुम्हारे पति की पढ़ाई और शादी में पिताजी ने बैंक से जो लोन लिया था ना, सब पैसे वहां दे दिए। आई बड़ी हमें देने वाली। गीता सब समझ गई थी कि ये सब सारे पैसे खुद खा चुके हैं, अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला। वो अपने कमरे में जाकर खूब रोती है, लेकिन गीता अब क्या कर सकती थी? अब गायत्री घर का सारा काम गीता से करवाती थी। गीता की औकात उस घर में एक नौकरानी के बराबर ही थी। गीता और राघव रूखी सूखी रोटी खाकर ही अपना समय काट रहे थे। राजू हलवा पूरी खा रहा था। ताई जी, मुझे भी हलवा पूरी खाना है। गायत्री राघव को धक्का मारती है और राघव जमीन पर गिर जाता है। जब देखो मेरे बेटे के खाने को घूरता रहता है, मनहूस कहीं का। राघव के रोने की आवाज सुनकर गीता रसोई से आती है। राघव को वो अपने कमरे में ले जाती है। माँ, मुझे याद नहीं रहना, ये सब बहुत बुरे हैं। बेटा, जब तक तू पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन जाता तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। माँ रो मत, देखना मैं खूब पढ़ूंगा और पापा की तरह बनूंगा। फिर देखना आप और मैं ना फिर दूसरे घर में रहेंगे। राघव गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसके हमेशा अच्छे नंबर आते थे। इस बात पर गायत्री और सुशील बहुत जलते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। गायत्री और सुशील गीता पर बहुत अत्याचार करते थे, लेकिन गीता सब सहती गई। समय के साथ राघव भी अब बड़ा हो गया था। राघव पढ़ने में बहुत अच्छा था और अपनी परीक्षा पास करके वो जिला अधिकारी बन गया है। माँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ। मुझे दूसरे शहर में सरकारी घर मिला है। अब हमें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है माँ। ये सब सुन गायत्री और सुशील तो सुन्न हो जाते हैं। राघव अपनी माँ को अपने साथ अपने सरकारी घर में ले जाता है। उन्हें वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। काम करने के लिए नौकर चाकर और कहीं आने जाने के लिए गाड़ी थी। वो कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता, अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। आज उनका फिर से अच्छा समय आया था। दूसरी तरफ सुशील और गायत्री का बेटा राजू नशे की आदत में ढल चुका था। उसने सुशील की सारी प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि उनका घर तक बेच दिया। आज वो लोग सड़क पर आ गए।